ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। चंपत राय, अनिल मिश्रा दोनों ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं, इस्तीफा मंजूर हो चुका है। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन की एंट्री हो चुकी है, IAFS ऑफिसर है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि राम मंदिर दान चोरी का मास्टरमाइंड कौन है, प्लान किसने किया। इस बीच SIT की 9 पन्नों की रिपोर्ट आई है जिसमें दान चोरी के हर किरदार का जिक्र है। SIT रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो खुलासे बताता हूं आपको क्या क्या खुलासे हैं। पहला खुलासा कहता है कि 40 दिनों में 70 बार CCTV में चोरी दिखी है। दूसरा खुलासा ये कहता है कि चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट के 6 कर्मचारी हैं जो शामिल हैं। तीसरा जो खुलासा है वो है टिन्नू यादव को लेकर। टिन्नू यादव के पास चाबियां थीं, टिन्नू ने मनीष को काउंटिंग ड्यूटी में लगाया, यह खुलासा हुआ। सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, यह खुलासा हुआ। एंट्री और एग्जिट के समय चेकिंग नहीं की जाती थी, खुलासा हुआ। उसके अलावा सुरक्षा मानकों को लेकर के कई सवाल उठे, चेकिंग को लेकर सवाल उठे। इसके अलावा CCTV बैकअप और निगरानी में कमी है, यह खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि कीमती चीजों के रिकॉर्ड सत्यापन में कमियां हैं। कई हुंडियों की नकदी मिलाकर के गिनी गई। आरोपी के पास आय से अधिक संपत्ति जब्त की गई। ये सारे बड़े खुलासे जो SIT की रिपोर्ट में हो। लेकिन ट्रस्ट के 2 बड़े चेहरों के इस्तीफे के बाद भी राजनीति तेज है। विपक्ष सरकार पर और ट्रस्ट पर लगातार सवाल खड़े कर रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलटवार करते हुए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। अयोध्या राम मंदिर चंदा और चढ़ावा चोरी मामले में आखिरकार जांच की आंच उन चेहरों तक पहुंच गई है जो अब तक ट्रस्ट के सबसे रसूखदार नाम थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मुख्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा धमाका हुआ जी मीडिया के कैमरे पर, जहां ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने खुद माना कि बड़ी भूल हुई। भूलें मानव जीवन में होती है, ऐसी भूल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, ये अपेक्षा थी, लेकिन वो हो गई। भूल के कारण लोगों के विश्वास में कमी आना थोड़ा स्वाभाविक होता है। उन भूलों को अच्छी तरह से दुरुस्त करके और पुनः नई पद्धति का आविष्करण करके इन भूलों को हमने दूर कर दिया है, ऐसा विश्वास निर्माण भी किया जा सकता है। एक तरफ जहां ट्रस्ट गलतियों को सुधारने और SIT जांच के जरिए सच लाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गया है। अरविंद केजरीवाल जहां दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नया ट्रस्ट बनाने और CM योगी को उसका चेयरमैन बनाने की सलाह दे रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा भी सीधे संघ और कोषाध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, और योगी जी को मैं कहना चाहूँगा ऐसा करो, नया ट्रस्ट बनाओ, उसके चेयरमैन आप खुद बन जाओ, मुख्यमंत्री यूपी का चेयरमैन बन जाए। उसके अंदर केवल इस्तीफे मंजूर होने से नहीं होगा। कल मैंने भी देखा, जनता बहुत आहत है, चोरी हुई है, बहुत बड़े स्केल पे चोरी है। चोरी नहीं होती तो आपको क्या लगता है FIR कर देते इतनी आसानी से? इतने शरीफ लोग हैं, FIR की है, मान रहे हैं चोरी हुई है, और इन्होंने 8 लोगों को अरेस्ट किया है जो छोटे छोटे लोग हैं। जनता की एक ही मांग है कि एक तो चंदा चोरी करने वालों को फांसी चढ़ाओ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। इनके इस्तीफे से इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि चोरी, डकैती, नृपेंद्र मिश्रा जी की भाषा में बोलें तो डकैती हुई है। संघ किस कारण से अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट पे अपना कब्जा रखना चाहता है कि आज जिनको आपने अपॉइंट किया कृष्ण मोहन जी, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संघ चालक हैं। लेकिन विपक्ष के इस दोहरे चरित्र पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है। CM योगी ने साफ कर दिया है कि सनातन आस्था पर चोट करने वालों को भगवान राम पर बोलने का कोई हक नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है
अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? साफ है कि योगी सरकार और जांच एजेंसियां पहले दिन से इस रुख पर कायम है कि घोटालेबाज चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है। एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आस्था से खिलवाड़ करने वाले हर एक चेहरे से नकाब उतरेगा और सच पूरी तरह सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच में जो खुलासे हुए, उसमें पहली बार चोरों की लाइव तस्वीरों की बात की गई। वो तस्वीरें जो कि सारा सच सामने रख देगा, क्योंकि एसआईटी के पास वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें पिछले 45 दिनों में 70 बार चोरी करते हुए लोग सामने आए हैं। अंदर खजाना है। राम मंदिर में जिन्होंने चंदा चोरी की, उसका ऐसा सबूत एसआईटी के पास मौजूद है जो पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चढ़ावा चोरी की चोरी को एक्सपोज करने वाला है सीसीटीवी, यानी वो तीसरी आंख जिसने देखा कि कौन चोरी कर रहा है, कैसे चोरी कर रहा है। और अब ये सारा रिकॉर्ड जांच कमेटी के सबसे ज्यादा काम आने वाला है। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले में जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक 27 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं मिली। न सिर्फ ये सीसीटीवी मिले, इसमें साफ साफ देखा भी गया कि कैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कर्मचारी नोट को जेब में रखते थे। कई बार जूतों और मोजों में नोटों की गड्डियां छिपाई जाती थी। नोटों की गड्डियों के पास छेड़छाड़ करते दिखे थे। चढ़ावा चोरी के जो लोग थे वो चढ़ावा चोरी किया करते थे और साथ ही सीसीटीवी में उनके कैमरे 70 ऐसी रिकॉर्डिंग्स पुलिस को मिली है अपनी जांच में, जिसमें ये जो आरोपी हैं ये चढ़ावा चोरी करते हुए नजर आए हैं। ये लोग पहले चढ़ावा चोरी किया करते थे, पूरा ये ग्रुप जो है इनका चढ़ावा चोरी करता था। उसके बाद चोरी किए हुए पैसों को अपने जूते के मोजे में छुपाया जाता था। उसके बाद समय निकलते ही मंदिर से बाहर जो है नोटों की गड्डियों को ले जाया जाता था। और ऐसा करते हुए जिन जिन के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, उसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा और टिन्नू शामिल हैं। एसआईटी ने यह भी पाया कि चढ़ावा गिनती के दौरान तय सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारियों की तलाशी नहीं होती थी। गिनती के समय निजी सामान ले जाने पर रोक नहीं लगी। अलग अलग हुंडियों की नकदी आपस में मिला दी जाती थी। नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन दर्ज नहीं किया जाता था। सीसीटीवी की निगरानी पर्याप्त नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा चंदा चोरी सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे चढ़ावा प्रबंधन सिस्टम में ही गड़बड़ थी। और जब की नई कमेटी आई तो दोषियों को सजा दिलाने की बात की जाने लगी है। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है, उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। और अब जिस तरह के सबूत और जानकारी एसआईटी को मिले, जिसमें वीडियो तक में चंदा चोरी देखी गई है, तो ऐसे में अब चढ़ावा चोरी के एक एक किरदार पर से पर्दा पूरी तरह से बेनकाब भी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH
और अब बात यूपी में 2027 के मिशन की, जिसके लिए बीजेपी एक्शन मोड में है और उत्तर प्रदेश में हैट्रिक के लिए MY फॉर्मूला तैयार किया गया। बीजेपी मोदी योगी के नाम पर चुनावी नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। अब सवाल है कि क्या ये नया फॉर्मूला MY फॉर्मूला यानी मोदी योगी फॉर्मूला PDA समीकरण को टक्कर दे पाएगा? यूपी में MY फॉर्मूला योगी की हैट्रिक बनाएगा। बीजेपी का सियासी फंडा PDA पर भारी पड़ेगा। जिस यूपी की सियासत में MY का मतलब मुस्लिम यादव समीकरण हुआ करता था, उसी यूपी में मोदी योगी की जोड़ी के नाम पर 2027 का चुनावी रण सजाया जा रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी की PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की कार्ड बीजेपी ने MY से निकाला, लेकिन बीजेपी के लिए MY का मतलब है मोदी और योगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कहा, 2027 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और काम पर लड़ा जाएगा। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी, वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, भाजपा को भी। नितिन नवीन के बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया, जिसे संगठन के भीतर एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। 17 के बाद से योगी मोदी की जोड़ी ही उत्तर प्रदेश में विनिंग फार्मूला रही है और 27 में भी यही जोड़ी विनिंग फार्मूला के रूप में बीजेपी आजमाएगी। अब जहां तक सपा के MY की बात है, सपा तो MY के साथ शुरू से है, लेकिन 2017-2022 में भाजपा का MY सपा के MY पे भारी पड़ा। 27 में भी यही होगा, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी का दावा है कि यूपी में एक्सप्रेसवे, कानून व्यवस्था, राम मंदिर और केंद्रीय योजनाओं ने ऐसा लाभार्थी वर्ग तैयार किया जो जातीय सीमाओं से ऊपर उठकर वोट करता है। पार्टी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाएं और मुख्यमंत्री योगी की सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि 2027 में भी सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनेगी। गरीब को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि चेहरा देख करके नहीं दिया योजना का लाभ। हमने ये नहीं कहा कि ये हमारा वोट है तो हम इसको देंगे, ये नहीं है तो नहीं देंगे। हमने तो एक ही बात कही जो मोदी जी ने 2014 में कही थी कि सबका साथ सबके विकास का। योजना का लाभ सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे। योगी का बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस और हिंदुत्व बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है। बीजेपी की जीत का फॉर्मूला राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और लाभार्थियों पर टिका है। जिन राज्यों में अपराधियों का राज होता था, जंगल राज होता था, उन अपराधियों को राज को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साफ है कि यूपी में 2027 की चुनावी बिसात बिछ चुकी है, रणनीतियां तय हो रही हैं और ऐसे में बीजेपी के MY मैसेज से क्लियर है कि विरोधियों के लिए अगले साल का रण भी आसान नहीं रहने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। यूपी से अपराधियों की सफाई के लिए योगी फोर्स डबल स्ट्राइक कर रही है। कहीं इनामी वांटेड को जानू भेजा जा रहा है तो कहीं बदमाशों को पुलिस की बुलेट लंगड़ा बना रही है और जो फरार चल रहे हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। पुलिस से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया। वह जिस बोली और भाषा को समझेंगे उसी में उनको समझाने का काम करेंगे। जैसा अपराध वैसा हिसाब।
यूपी में बदमाश हो या कब्जा गैंग या फिर अपराध की कमाई से अवैध साम्राज्य खड़ा करने वाले, सबका हिसाब बराबर कर दिया जाता है। और इसके लिए योगी फोर्स के हथियार हैं बुलेट, बुलडोजर और डुगडुगी। क्योंकि योगी फोर्स एक तरफ बुलेट चलाती है, दूसरी तरफ बुलडोजर हमेशा रेडी टू मूव रहता है। और फिर भी जो बच जाता है उस अपराधी की संपत्ति डुगडुगी बजाकर कुर्क कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सबसे ताजा शिकार हुआ अंबेडकर नगर का इनामी अपराधी आसिम, जिसे योगी फोर्स ने सीधे यमराज के पास भेज दिया। आसिम पर 1 लाख का इनाम था। ये लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन जब कल इसका सामना यूपी एसटीएफ से हुआ तो ये गोली चलाने की भूल कर बैठा, जिसके बाद पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश आसिम ढेर हो गया। मारा गया बदमाश आसिम अली कानपुर का रहने वाला था, जो लंबे वक्त से एसटीएफ के रडार पर था। इस पर अलग अलग जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आसिम 6 मार गैंग का सरगना था और 6 हत्याओं में वांटेड था। वहीं योगी फोर्स की गोली का दूसरा शिकार बहराइच का गोतस्कर अशरफ बन, इस पर 25,000 का इनाम था। ये गोकशी का वांटेड अपराधी था, जिसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। ये जहन्नुम जाने से तो बच गया, लेकिन योगी फोर्स की बुलेट लगने के बाद अपने पैर पर चलने के लायक नहीं रहा। करीब आधा दर्जन मुकदमे इसके ऊपर गोकशी के हैं और इसके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ और कुछ रुपए बरामद हुए हैं। इसमें फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर बुलंदशहर का गोतस्कर और गैंगस्टर अयूब बुलेट से भी बच गया, लेकिन उसका काला साम्राज्य योगी फोर्स की नजर से नहीं बच सका। बुलंदशहर में बना यह 3 मंजिला मकान गैंगस्टर अयूब का है, जिसे गौकशी की काली कमाई से बनाया गया था, लेकिन योगी फोर्स ने इस 3 मंजिला घर को कुर्क कर दिया। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। अयूब के घर की कुर्की से पहले डुगडुगी बजाकर मुरादी कराई गई और फिर सीलिंग की कार्रवाई की गई। अयूब बहुत अफलातून, ये 7 किस्म के अपराधी हैं। इनके द्वारा पूर्व में गौकशी जैसे अपराध कायद किए गए हैं। अवैध क्रियाकलाप करके, समाज विरोधी क्रिया करके अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय बुलंदशहर द्वारा इनके उपरोक्त मकान को कुर्क किया गया है। इन तस्वीरों से साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो जैसा अपराध करेगा उसका वैसा ही हिसाब भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात योगी फोर्स के ऑपरेशन व्हाइट कॉलर की, जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा है। दरअसल फर्जी मेडिकल डिग्री बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जो कुछ लाख रुपए में मेडिकल की फर्जी डिग्री बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। उनका ये इस तरह का अवैध धंधा चल रहा था। यूपी, पंजाब से उत्तराखंड तक एक ऐसा नेक्सस चल रहा था जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा था, मासूम जिंदगियों से खेल रहा था, क्योंकि ये नेक्सस था फर्जी मेडिकल डिग्री का, यानी नकली डॉक्टर बनाने का। मगर योगी फोर्स के ऑपरेशन व्हाइट कॉलर से फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बेचने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी इमलाक भी शामिल है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। ये गिरोह 1.5 लाख में बी फार्मा और 6 लाख में BAMS की डिग्री देता था। फर्जी डिग्री पंजाब में बनाई जाती थी, जिसके बाद इन्हें उत्तराखंड और यूपी के मुजफ्फरनगर में बेचा जाता था। अब तक 40 फर्जी डिग्रियां बिक चुकी हैं। 6 लाख से लेकर 1.5 से 2 लाख 5 लाख इस प्रकार की डिग्रियों को बेचते थे तथा लोगों के जीवन के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इन एक गाड़ी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। इमलाक, डॉक्टर मंसूर, ये खतौली के रहने वाले हैं, वीके गौतम जो कि शामली स्टैंड के रहने वाले हैं। फर्जी मेडिकल डिग्री बनवाने में फर्जी डॉक्टर्स का भी हाथ था। यूपी पुलिस ने 2 फर्जी डॉक्टर मंसूर उल हक और वीके गौतम को भी पकड़ा है, जो फर्जी डिग्री से हरिद्वार में मेडिकेयर सेंटर और मुजफ्फरनगर में डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे थे। इन फर्जी डॉक्टरों के पास से मेडिकल लेटरहेड, मरीजों के रिकॉर्ड, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज किया चुका है। इसमें जो बरामद किए गए हैं 32 विजिटिंग कार्ड, 6 खाली लेटर हेड, 4 लिखित लेटर हेड,
मेडिकल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कवर, मरीजों के नाम से बुकलेट, 3 अदर मोबाइल फोन, एक गाड़ी समेत इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं तथा कठोरतम कार्रवाई करते हुए तीनों के खिलाफ फ्रॉड के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी हिमलाक बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम पर बी फार्मा, डी फार्मा और BAMS के फर्जी डिग्रियां तैयार कर लाखों रुपए वसूल कर रहा था। इसको पहले भी उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था, मगर 2 साल जेल काटने के बाद इसने फिर से फर्जी मेडिकल डिग्री का खेल शुरू कर दिया था। हालांकि इस बार इसका फर्जीवाड़ा योगी फोर्स से बच नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल की जहां एक बार फिर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना में 2 घटनाएं सामने आई, जिसके बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर एक घटना में फुटबॉल खिलाड़ी भी सामने आए। कहीं गैंगरेप के बाद बच्ची की हत्या, कहीं फुटबॉल मैच जीतने पर मर्डर। पश्चिम बंगाल में फिर खूनी खेला। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में पहले ही बच्ची से रेप और हत्या को लेकर तनाव है, मगर इस बीच एक फुटबॉल खिलाड़ी के मर्डर ने नया हंगामा शुरू कर दिया। दक्षिण 24 परगना में 3 दिन के अंदर की 2 अलग अलग वारदातों से गुस्साए लोग सड़कों पर हैं और हिंसा पर आमादा हैं। तो सवाल ये कि आखिर बंगाल का माहौल कौन खराब कर रहा है? क्या बारुईपुर को बवाल का एपी सेंटर बनाया जा रहा है? दरअसल बारुईपुर में ताजा मामला एक युवक की बेरहमी से हत्या का है। फुटबॉल मैच जीतने के बाद प्रोसेनजीत नाम के खिलाड़ी का सिर तन से जुदा किया गया। 3 हमलावरों ने धारदार चाकू से उसका गला रेत दिया। इस नफरती वारदात से बौखलाए लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया, जमकर तोड़फोड़ की। इस खूनी वारदात की वजह था एक मैच। दरअसल प्रोसेनजीत की टीम ने 3 दिन पहले एक फुटबॉल मैच जीता। बताया जा रहा है कि जीत के बाद 2 गुटों के बीच बहस हुई। बदला लेने के लिए 3 आरोपियों ने प्रोसेनजीत और उसके एक दोस्त को बुलाया। फिर प्रोसेनजीत पर धारदार हथियार से हमला शुरू किया, जिसके बाद प्रोसेनजीत घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इलाके में तनाव है क्योंकि मृतक हिंदू है और आरोपी मुस्लिम। बारुईपुर में कुछ दिन पहले भी एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई थी। इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले हैवान का फुटेज सामने आ चुका है, जिसमें आरोपी बच्ची को साथ ले जाते दिखाई पड़ रहा है। ये बच्ची 4 जुलाई को लापता हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि वो सहेली के लिए गिफ्ट खरीदने निकली थी और इसी दौरान आरोपी पहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने रेप के बाद बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंका था। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच के लिए SIT बनाई। इस मामले पर राजनीति भी तेज है। ममता बनर्जी बच्ची के परिजनों से मिलने जा रही थी, मगर उनको बारुईपुर जाने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद ममता ने कोलकाता में कैंडल मार्च निकाला, तो बीजेपी ने ममता को उनका राज याद दिलाया। हजारों रेप मर्डर हुआ है बंगाल में, उनके राज में। कभी उनको देखा है रास्ता में उतरते हुए, किसी पीड़ित का घर जाके सांत्वना देते हुए? नहीं देखा है। बीरभूम में 10 लोगों को जला दिए थे, एक का अपराधी को नहीं पकड़ा था। उन्होंने जाके सारेआम सभा में नाम बोलते हैं, उसके बाद पुलिस पकड़ता है। पुलिस क्या अपंग हो गया था उस समय क्या? आरोप प्रत्यारोप के बीच दक्षिण 24 परगना में 3 दिन के भीतर 2 सनसनीखेज वारदात हुई, तो बंगाल पुलिस एक्शन में है। लेकिन सवाल ये कि बंगाल में एक के बाद एक हुई इन वारदातों के पीछे क्या कोई साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। NRC एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है, चर्चा का विषय है। दिलचस्प बात यह कि इस बार बहस की वजह अमित शाह का ऐलान नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी का दावा है। ओवैसी के अनुसार उन्हें आशंका यह कि NRC पर अमित शाह बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। क्यों ओवैसी को अब NRC का डर सता रहा है, ये रिपोर्ट है। CAB आने के बाद NRC आएगा। वो फाइनली NRC करना चाहते हैं। फिर निकला NRC का जिन।
ओवैसी हुए शाह के मुरीद। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी हो। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुंह से अमित शाह की तारीफ सुनने में ये भले ही अजीब लग रहा होगा, मगर ये कोई फेक वीडियो नहीं है। हैदराबादी भाईजान सचमुच गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं, मगर इस तारीफ में भी एक डर छिपा है। ये डर है NRC का। जी हां, वही NRC जिसके जरिए केंद्र सरकार ने घुसपैठियों और अवैध बांग्लादेशियों को चुन चुनकर देश से बाहर निकालने का रोड मैप तैयार किया और जिसे देश भर में लागू करने की बात अमित शाह कई बार खुद कह चुके हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले CAB आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि अमित शाह का यह ऐलान तो सालों पुराना है, फिर भला ओवैसी साहब की नींदें अब क्यों उड़ी हैं? तो उसकी वजह भी खुद ओवैसी की जुबान से ही सुन लीजिए। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। ओवैसी ने सिर्फ NRC के डर की वजह नहीं बताई, बल्कि अमित शाह की रणनीति भी समझाई, क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि देश के गृह मंत्री जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर देश में CAA लागू करना, मोदी सरकार ने जो ठाना वो किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर आतंकी शहजाद भट्टी के टेरर नेटवर्क पर एक बड़ी चोट। 2 अलग अलग मॉड्यूल सामने आए हैं और इनको सामने लाते हुए 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की एक मॉड्यूल दिल्ली में पेट्रोल बम से हमले की तैयारी का था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की सप्लाई में था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दानिश उर्फ चांद मियां, सलमान, तैयब, फजल अली, जुबैर, मलकीत सिंह। आतंकियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका आका एक है। इन सभी 6 आतंकियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क से है और इनकी कोशिश दिल्ली को दहलाने की थी। निशाने पर पुलिस और सरकारी ठिकाने थे। मकसद था पेट्रोल बम से आग लगाना और अवैध हथियारों के दम पर आतंक फैलाना। लेकिन इससे पहले कि साजिश अपने अंजाम तक पहुंचती, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर ऐसा शिकंजा कसा कि पूरा टेरर मॉड्यूल बेनकाब हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 2 मॉड्यूल हैं जिसमें दानिश उर्फ चांद मियां और इसके साथ में हसन गुर्जर। कुल ये 6 लोग हैं जो अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, जिनके पास से 3 विदेशी पिस्टल और 3 पेट्रोल बम बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक साथ 2 अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों टेरर मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। एक मॉड्यूल राजधानी में पेट्रोल बम से हमला करने की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरा मॉड्यूल अवैध हथियारों की सप्लाई में लगा हुआ था। पहले मॉड्यूल में गिरफ्तार दानिश उर्फ चांद मियां और सलमान यूपी के खतौली के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों दिल्ली में किसी पुलिस ठिकाने या दूसरे सरकारी ठिकाने को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ इनकी पेट्रोल बम से अटैक की प्लानिंग थी। जांच में आरोपियों के मोबाइल से टारगेट की रेकी के वीडियो मिले हैं। साथ ही पेट्रोल बम और एक सोलर मॉडिफाइड बाइक भी बरामद हुई है। दोनों आरोपी शहजाद भट्टी के करीबी सहयोगी हुनर राणा के संपर्क में थे। एक मॉड्यूल जो था जिसमें दानिश उर्फ चांद मियां और उसके साथ उसका असिस्टेंट सलमान, ये दोनों खतौली मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, और एक
हुनैन राणा करके शहजाद भट्टी के एसोसिएट है, उसके डायरेक्ट टच में थे और उसके बेहस पे दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया या पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पे पेट्रोल बम फेंकने के लिए आए थे। इनके पास से 3 पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, साथ में चोरी की मोटरसाइकिल, और इनकी जो इंक्रिमिनेटिंग चैट्स और बातें हैं वो इनके पास से रिकवर हुई हैं। वहीं आतंकियों के दूसरे मॉड्यूल में शामिल 4 आतंकियों के नाम हैं तैयब, फजल अली, जुबैर और मलकीत सिंह। पुलिस के मुताबिक ये सभी शहजाद भट्टी के दूसरे गुर्गे हसन गुर्जर के लिए काम कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गिरोह पंजाब से अवैध हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर समेत दूसरे राज्यों में सप्लाई करता था। स्पेशल सेल ने इनके कब्जे से 3 पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किए हैं। शहजाद भट्टी का एक और एसोसिएट है हसन गुजर, जिसको एक उसकी आईडी चलती है आज़ाद पंछी के नाम से। आपने इसका जिक्र पहले भी सुना होगा, जब ये सिम कार्ड, नकली सिम कार्ड बेस्ड सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए थे, उसमें भी इसका नाम आया था। ये वही हसन गुजर है जो सीसीटीवी वाले नेटवर्क में भी इसका नाम आया था। आज़ाद पंछी के नाम से ये एक आईडी चलाता है और इसके टच में कई लोग थे जिनको ये वेपन्स देता था, और अगेन उन वेपन्स का इस्तेमाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होना था। इसमें 4 लोग पकड़े हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो मॉडल कैरेक्टर है वो है तैयब, जो कि शाहीन बाग का रहने वाला है। तैयब शाहीन बाग का रहने वाला है, ये मेन आदमी था। ये तो साफ है कि दोनों टेरर मॉड्यूल एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे और इनके तार पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी से जुड़े थे। अब जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इस नेटवर्क का संपर्क किन किन लोगों से था और क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह की साजिशें रची जा रही थीं। क्योंकि अब तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शहजाद भट्टी के टेरर मॉड्यूल से जुड़े करीब 60 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर के गुर्गे भारत में आतंकी साजिश में जुटे हैं और पीयू के विद्रोह की आग में सुलग रहा है। बलोच लड़ाके मुनीर आर्मी को चुन चुन कर मार रहे हैं। तालिबान की ओर से भी हमले हो रहे हैं। मुनीर है कि इन सब से पाकिस्तानी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर राग अलापने में लगे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर से खुद का घर तो संभल नहीं रहा। हाल ये है कि पीओके से पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके हैं। मुनीर की हत्यारी सेना को अब पीओके की आवाम खदेड़ रही है और जो बाकी बच गए हैं उनके पास भी अब 36 घंटे का ही समय बचा है। लेकिन इस बीच मुनीर पीओके में विद्रोह की आग बुझाने के बजाय गीदड़ भभकी पर उतर आया है। मुल्ला मुनीर ने एक बार फिर वही पुराना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है। कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी सबसे अहम नस बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। पीओके की आवाम सड़क पर उतर चुकी है और मुनीर की जालिम सेना बेकसूरों पर गोली बरसा रही है। लेकिन गोलियों की जवाब में पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। रावलकोट में आजादी के तराने गूंज रहे हैं। माना जा रहा है कि बस 36 घंटे में पीओके मुनीर के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पीओके की आवाम ने ऐलान कर दिया है पीओके आजाद होकर ही रहेगा। आर पार की इस लड़ाई में पीओके की शेरनियां भी मर्दों से कंधा मिलाकर मुनीर की जालिम आर्मी से मुकाबला करने निकल चुकी हैं। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने पाकिस्तान और शहबाज सरकार को 8 जुलाई तक की डेडलाइन दी है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे 8 जुलाई तक नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति का ऐलान उसी दिन धरना स्थल से किया जाएगा। एक तरफ जेएसी खुलेआम मुनीर को चुनौती दे रही है तो पूरी दुनिया का ध्यान पीओके से भटकाने के लिए मुनीर कश्मीर राग अलाप रहा है। दरअसल मुनीर ने आर्मी हेडक्वार्टर पर अपने कोर कमांडरों की मीटिंग बुलाई थी। वहां मुनीर ने पाकिस्तान में तेजी से बिगड़ रहे हालात पर घंटों चर्चा की। इस दौरान पीओके से लेकर तालिबान तक की बात की गई, लेकिन इस दौरान मुनीर ने पीओके और तालिबान में हिंसा के लिए हिंदुस्तान पर ठीकरा फोड़ दिया। मुनीर ने आरोप लगाया कि टीटीपी जैसे गुटों को भारत की मदद मिल रही है जो उनकी जमीन पर हिंसा कर रहे हैं। और तो और मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की सबसे अहम नस तक बता दिया। मुनीर अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत ये है कि पीओके में तनाव बढ़ता जा रहा है। खासकर 5 जून को जेएसी को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के बाद से हालात और बेकाबू हो गए हैं और जेएसी का खुला ऐलान है कि 8 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं हुई तो पीओके में एक नई जंग का आगाज होगा। जिस आतंकवादी संगठन को कभी पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया, आज वही टीटीपी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। अब टीटीपी ने लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का ऐलान किया, इस खतरे को और बड़ा कर दिया। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक धमकी है या आने वाले समय में एक और नए और ज्यादा बड़े खतरनाक संघर्ष की शुरुआत।
पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई। अब टीटीपी भी बनाएगा मिसाइल आर्मी। मुनीर की नाक में दम करने वाला आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अब ऐसा ऐलान किया है जिसने पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना की नींद उड़ा दी है। टीटीपी ने अब पाकिस्तान से निपटने के लिए मिसाइलें बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेगा। टीटीपी ने घोषणा की है कि वो अपनी ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाएगा। टीटीपी ने पहली बार खुलकर यह दावा किया कि वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता विकसित करना चाहता है। संगठन के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीटीपी अपनी सैन्य ताकत को लगातार अपग्रेड कर रहा है और आने वाले समय में मिसाइल सिस्टम भी इसका हिस्सा होगा। टीटीपी ने सिर्फ मिसाइल की बात ही नहीं की बल्कि पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी शांति वार्ता को भी पूरी तरह खारिज कर दिया। टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ही देश की सभी समस्याओं की जड़ है और इसीलिए बातचीत का कोई मतलब नहीं है। यानी टीटीपी ने मुनीर आर्मी को सबक सिखाने का प्लान बना लिया है और उस प्लान का हिस्सा है मिसाइल पावर। पहली बार तालिबान ने खुलासा किया कि वो लंबी दूरी की मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।